दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, काल चक्र के घूमते पहिए में वाकई इतनी ताकत होती है कि वो ताकत किसी भी तरह के अवसरवाद को, बयान बदलने के हालात को चाणक्य गिरी में तब्दील करके छोड़ देती है। चाणक्य नीति की जगह चाणक्य गिरी शब्द का इस्तेमाल दरअसल चाणक्य नीति के लिए नहीं, बल्कि चाणक्य नीति के नाम पर चाणक्य गिरी करने वाले लोगों के लिए ज्यादा उचित प्रतीत होती है। आखिर 115 महीने काल चक्र के घूमते हुए पहिए में बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन 115 महीने में क्या जिस व्यक्ति का डीएनए खराब हुआ करता था, वो व्यक्ति लाडला मुख्यमंत्री भी बन जाता है। दरअसल 115 महीने का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुजफ्फरपुर से भागलपुर की जो दूरी है बिहार के दो शहरों की, उन दोनों शहरों को आज तक एयरपोर्ट भले ही ना मिला, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन दो शहरों के बीच में 115 महीने लगा दिए बयान बदलने में। 250 किलोमीटर की दूरी कोई पैदल भी चले तो पैदल चलकर इतनी हालत तो खराब नहीं होगी कि बयान बदलने पड़ जाए, लेकिन जरा 25 जुलाई 2015 को चलिए, यानी आज से 115 महीने पहले, तो 25 जुलाई 2015 को मुजफ्फरपुर की सरजमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए पर ही सवाल उठा दिया था। डीएनए में ही कुछ गड़बड़ उन्हें दिखाई दे रही थी, लेकिन जो डीएनए में गड़बड़ दिखाई दे रही थी वो आज 24 फरवरी 2025 को, यानी 115 महीने के बाद भागलपुर पहुंचते पहुंचते लाडले मुख्यमंत्री में तब्दील कर देती है। वाकई नरेंद्र मोदी के शब्दों में जिनका डीएनए खराब था वो लाडले मुख्यमंत्री में बदल गए। लेकिन क्या लाडले मुख्यमंत्री बोल देने से बिहार के मुख्यमंत्री को झांसा दिया जा सकता है? यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री क्या उस राजनीतिक स्थिति को प्राप्त होने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं जिस राजनीतिक स्थिति को शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के अंदर और एकनाथ शिंदे ने एनडीए के अंदर खुद को प्राप्त होते हुए देखा, कईयों ने देखा। लेकिन इन दोनों का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एकनाथ शिंदे सत्ता जाने के दर्द को बार बार टांगा पलटने की घटना से लेकर किसी और घटना से जोड़कर मीडिया में बयान देकर अपने दर्द की अभिव्यक्ति करते रहे हैं। लेकिन वही जिन दूसरे जो बीजेपी के अंदर हैं, शिवराज सिंह चौहान, वो फ्लाइट की टूटी सीट से लेकर उसी मंच से जहां लाडला मुख्यमंत्री कहा जा रहा है नीतीश कुमार को, वहां मौजूद होकर उसी मंच से वो भी भाषण दे रहे हैं लाडले मुख्यमंत्री के ठीक पहले, लेकिन प्रधानमंत्री से 2 वक्ता पहले आप कह सकते हैं कि वो भाषण दे रहे थे। तो लाडले मुख्यमंत्री को क्या शिवराज सिंह चौहान का हश्र देखकर पहले से ही अपनी चालें चलने, शतरंज की बिसात पर सह और मात के खेल में पहला पासा चलने के लिए आज मुफीद मंच मिल गया था? दरअसल मुफीद मंच कैसे मिला था और किस तरह से नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की जुबान पर ताला लगा दिया, जरा इस क्लिप को देखिए, फिर समझ में आएगा कि कैसे ताला लगा दिया। समाज में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा वो लोग करते रहते थे, वोट मुस्लिम का ले लेते, लेकिन झगड़ा। तो देखा आपने, ये नीतीश कुमार दरअसल बात कर रहे थे 2005 के पहले की, जब वो सत्ता में नहीं थे, उस दौर की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान करके झगड़ा भी करवाता था, सब वोट भी लेता था। लेकिन सबको पता है कि भागलपुर की सरजमीन पर जहां इस तरह के विवाद किया एक इतिहास रहा है, और उस सरजमीन पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता के रूप में पहचान रखने वाले नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जहां यदि प्रधानमंत्री कब्रिस्तान, शमशान या फिर भैंस खोलकर मुसलमानों को दे देंगे या फिर मंगल सूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, इस तरह की बात यदि कर बैठते तो नीतीश कुमार की मिट्टी पलीद होती। लेकिन नीतीश कुमार ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक पहले, यानी सेकंड लास्ट वक्ता के रूप में मंच पर बोल रहे थे, उन्होंने एक ऐसी लकीर वहां पर खींच दी जिसके बाद जुबान पर ताला तो निश्चित तौर पर लग गया कि अब यहां हिंदू मुसलमान की बात करने का मतलब होगा कि नीतीश कुमार ने जो बात कही है वो मीडिया में उछल जाएगी कि मुख्यमंत्री का इशारा कहीं और था और उस इशारे पर एक अलग तरह की राजनीति कर एनडीए गठबंधन की भद्द पिटवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे। लेकिन
मानना होगा कि बिहार की राजनीति में चाणक्य की भूमिका तो नीतीश कुमार रखते हैं। प्रधानमंत्री की जुबान पर ताला तो लगा दिया, एक तरह की सीलिंग लगा दी कि इस सीमा रेखा के आगे बढ़कर आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आप बोलेंगे तो जो तंज नीतीश कुमार ने पूर्व की सरकार के लिए किया वो दरअसल पूर्व की सरकार के लिए नहीं बल्कि अपने बाद वाले वक्ता की जुबान पर ताला लगाने की नीयत से किया गया जो प्रतीत हुआ वो अपने मकसद में कामयाब रहा। लेकिन क्या नीतीश कुमार अपने मकसद में कामयाब रहे? नीतीश कुमार दरअसल ये चाहते थे कि भागलपुर की सरजमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के चेहरे के तौर पर अगले 5 साल के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करें। जिस तरह की दुविधा उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बयान से या फिर अमित शाह के टीवी इंटरव्यू से उत्पन्न हुई थी उसे दूर करने की कोशिश करें, लेकिन दूर दूर तक ऐसी कोई कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को भी निराशा हुई, उनके नेताओं को भी निराशा हुई और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो जिस प्रकार से चारा खाने की घटना का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे तो सवाल दूसरी तरफ यह भी उठ रहा था कि क्या एक ऐसे वोट बैंक को कंसोलिडेट करते हुए प्रधानमंत्री बिहार से जा रहे हैं जो जाने अनजाने में उन्होंने 2014 में कर दिया था, लोकसभा चुनाव के बाद 14-15 के दौर में कर दिया था, जब डीएनए मुद्दा बन गया, जब आरक्षण मुद्दा बन गया, जब सामाजिक न्याय यानी मंडल बनाम कमंडल मुद्दा बन गया और जब इन सब के आईने में भारतीय जनता पार्टी 1/4 से नीचे सिमट गई थी। आज की तारीख में बिहार में जो होने जा रहा है वो शीशे की तरह साफ दिखता है। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड पिछड़ावाद की एक बहुत बड़ी राजनीतिक इबारत चाहे इस गठबंधन में रहे या उस गठबंधन में खुलकर खेलने के लिए बेताब है और उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर उससे मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को उसका कोर वोटर बीजेपी की सीटों पर मदद करेगा या नहीं करेगा। उसे चिराग मॉडल के यानी 2005-2020 के प्रयोग के बाद सीधा एहसास है कि चाहे कुछ भी कर ले जेडीयू की सीटों पर बीजेपी का कोर वोटर छिटकने वाला है। कुछ चुनिंदा सीटों पर जहां बीजेपी के कोर वोटर वाले समुदाय के कैंडिडेट होंगे वहां तो आ जाएगा, लेकिन बाकी जगह छिटकने वाला है। लिहाजा जेडीयू ने अपनी लाइन तय कर ली है कि एनडीए के फोल्ड में रहना पड़े या इंडिया के फोल्ड में जाकर चुनाव लड़ना पड़े, लाइन मंडल वाली होगी। मंडल राजनीति के एक्सट्रीम पर जाकर चुनाव लड़ने की कोशिश, और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है तो हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते या भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारे, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद किसी गठबंधन की चिंता जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में नहीं कर रहा। उसका एजेंडा सिर्फ दिखाई देता है जो आज भागलपुर में नीतीश कुमार की जुबान से निकले एक एक शब्द से साफ परिलक्षित हो रहा था कि किसी भी सूरत में गठबंधन कोई भी हो, जनता दल यूनाइटेड और राजद के विधायकों की संयुक्त संख्या आगामी विधानसभा चुनाव में 122 से ऊपर होनी चाहिए, यानी बहुमत के आंकड़े से ऊपर होनी चाहिए। अब उसे कोई चिंता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या लोजपा या मांझी को कितनी सीटें आई, कोई चिंता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन में रहते हुए कितनी सीटें जीती। लड़ाई अब साफ हो चुकी है कि बिहार में गठबंधन किसी का किसी से हो, आंकड़ों की लड़ाई में जनता दल यूनाइटेड के वोटर को इतना स्मार्ट बनाया जा रहा है कि वो भी पर्दे के पीछे से चिराग मॉडल को नए तरीके से खेल सके, बीजेपी की सीटों पर खेल सके, चिराग पासवान की सीटों पर खेल सके। लेकिन सीटों के खेल की इस कवायद में क्या बिहार की सियासत और सियासी स्क्रिप्ट उसी रूप में लिखी जाएगी जिस रूप में 2015 में लिखी गई थी? हो सकता है उस रूप में भी लिखी जाए, और हो सकता है कि उस रूप में भी लिखी जाए जिस रूप में लिखने की कोशिश चिराग मॉडल के तहत भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से 2020 में की थी। आज की स्थिति में आप कह सकते हैं कि जो भागलपुर से प्रधानमंत्री की जुबान सिर्फ और सिर्फ क्या किसानों को दिया क्या नहीं दिया, एक शब्द आपने नहीं देखा कि कहीं आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने बयान दिया हो, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण खोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल तेजस्वी यादव करते हुए दिख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार पर्दे के पीछे से सह देने की भूमिका को बखूबी अदा कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान वाले भाषण पर ताला,
दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की एकदम खुली हुई जुबान आरक्षण की राजनीति पर कि जो 16% आरक्षण बढ़ा था वंचित तबकों का जाति गणना के बाद बिहार में, वो कहां चला गया, वो कौन से आरक्षण खोर हैं जो उसे लागू नहीं होने देना चाहते। ये शब्द तेजस्वी यादव की जुबान से जब आज निकल रहा था, कल निकल रहा था, तो साफ जाहिर हो रहा था कि राजनीति में गठबंधन भले ही अलग अलग है, लेकिन चाचा भतीजे की रणनीति एकदम साफ है कि चुनाव के पहले या चुनाव के बाद जब जैसे हालात तब अपने अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर लेना है। लेकिन सवाल घूम फिर कर यही आता है कि चुनावी हिंदुत्व बीजेपी का कहां बिखरा और कहां रुका। सवाल घूम फिर कर यही आता है कि नरेंद्र मोदी के सहारे कमंडल के भीतर मंडल को घुसेड़ने की जो कवायद थी वो कामयाब होने की जगह पलीता लगने की स्थिति में तो नहीं पहुंच गई। और सवाल घूम फिर कर वही आता है कि जिस ढंग से राहुल गांधी ने जाति गणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार के एजेंडे को राष्ट्रीय स्तर पर उठा करके एक बड़ा मुद्दा बना दिया, उस मुद्दे की आंच बिहार में जेडीयू को नुकसान पहुंचाएगी अब या भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि इस बार जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी ज्यादातर सीटें, यूं कहें कि अपनी 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रही है। तो क्या जेडीयू और कांग्रेस के बीच कोई अंदरूनी समझौता है कि भाजपा वाली सीटों पर आरक्षण और सामाजिक न्याय का जो पॉलिटिकल लाभांश है, राजनीतिक लाभांश, पॉलिटिकल डिविडेंड, क्या वो जेडीयू का कोर वोटर कांग्रेस की तरफ उन सीटों पर शिफ्ट कर जाए जहां भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई बिहार में होगी? सियासत के समीकरण कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। गठबंधन के अंदर लठबंधन की पहली औपचारिक बुनियाद भले ही चिराग मॉडल के माध्यम से बीजेपी ने रखी हो, पर्दे के पीछे से कथित रूप से रखी हो, अब उसका खुला खेल फर्रुखाबादी खेलने के लिए सभी पार्टियां खुलकर मैदान में आ गई है। और जब सभी पार्टियां खुलकर मैदान में आ गई है तो भूल जाइए ऊपर में किसका गठबंधन कैसे है, भूल जाइए अंदर में किसका गठबंधन किससे है। लेकिन एक बात आप नहीं भूल सकते कि बिहार के मतदाताओं का गठबंधन जो मोटे तौर पर दो ही मुद्दों पर है, एक तरफ चुनावी हिंदुत्व का कमंडल तो दूसरी तरफ मंडल का बंडल। तो मंडल के बंडल के सहारे सियासत करने वाले वोटर और उस सियासी चाशनी में डूबा हुआ समाज क्या भारतीय जनता पार्टी वाली सीटों पर उस तरह से मुखर होकर सामने आएगा जिस तरह से मुखर होने की उम्मीद बीजेपी करती है? क्या बिहार को जो 75 लाख किसानों का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे कि उनके खाते में 1600 करोड़ आज गए हैं, क्या 1600 करोड़ से बिहार की सियासत में वोटर को चुनावी रूप से खरीदा जा सकता है? दरअसल बिहार के वोटर को 1600 छोड़ दीजिए, 16,000 करोड़ में भी खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि 2,000 रुपए कि किसान सम्मान निधि जो जाती है, जिस राज्य में 95% नॉनवेज खाने वाले लोग हों, 2.5 किलो मटन में वो 2,000 रुपए एक बार में निकल जाते हैं। तो 2.5 किलो मटन का दाम देकर बिहार के वोटर से वोट नहीं खरीदे जा सकते। इस बात को पूरा बिहार जानता है और पूरा बिहार इस बात को भी जानता है कि एक तरफ सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, एक तरफ मंडल और आरक्षण की नीति हो और दूसरी तरफ कमंडल और कुंभ की स्थिति हो। तो कमंडल और कुंभ की सियासत भारतीय जनता पार्टी पर राहु केतु की तरह सामने आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि अंततः बिहार का वोटर सोचता जाति के दायरे में है, खाता भी जाति के दायरे में है, सोता भी जाति के दायरे में है और इन सब के आगे उसका आचार व्यवहार और सामाजिक स्तरीकरण भी उसी जातिगत खांचे में फिट होता है, जिस जातिगत खांचे को कमजोर कर सांप्रदायिक खांचे में फिट करने की कोशिश में लंबे समय से नागपुरी हिंदुत्व को बिहार पर थोपने की कोशिश होती रही है। लेकिन नागपुरी हिंदुत्व छोटा नागपुर तो पहुंच गया, बिहार नहीं पहुंच पाया। भागलपुरी हिंदुत्व में ढल नहीं पाया, बिहार के हिंदुत्व में ढल नहीं पाया, क्योंकि बिहार के हिंदुत्व में याद रखिए दशहरे में नवमी के दिन बलि प्रथा भी आती है। बिहार के हिंदुत्व में होली के दिन सुबह सुबह 3 बजे से मटन की दुकानों पर भीड़ लगाने की परंपरा भी आती है। और बिहार के हिंदुत्व में मेहमान नवाजी में मटन और मछली भी आता है। तो जहां ये सारी चीजें आती है वहां उस सरकार में, जिस सरकार की वित्त मंत्री ये कहती हो कि लहसुन प्याज नहीं खाती, पता नहीं प्याज की महंगाई कितनी बढ़ी है, उस समाज का और उस तरह की सोच के लिए बिहार की जनता उससे कहीं ज्यादा सामाजिक न्याय वाली सोच पर जाकर के अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को तय करती है।
आगे आगे देखते जाइए सियासत कौन सा रूप लेता है। लेकिन बिहार में 2000 रुपए की किसान सम्मान निधि और उसके साथ नरेंद्र मोदी जो अफसोस लेकर आज बिहार से लौटे होंगे वो वही कि नीतीश कुमार ने आज ताला तो लगा दिया, जुबान पे ताला लगवा दिया। हिंदू मुस्लिम वाली बात पहले ही करके एक तरह से वो ताला लगा दिया जिस ताले के सहारे बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व की चाबी से अपनी चुनावी किस्मत को खोलना चाहती है। लेकिन वो चुनावी किस्मत नीतीश कुमार ने ताला तो लगाया, दिक्कत यही है कि उसके बाद सील उन्होंने मजबूत लगाई या नहीं लगाई, और सील यदि मजबूत नहीं लगी तो नरेंद्र मोदी तो बोलकर चले गए, इसके बाद जो नीचे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलेंगे क्या उस पर वो रोक लगा पाएंगे? मत भूलिए कि गिरिराज सिंह अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर भागलपुर भी गए थे और किस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने एक बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किया था, आज मंच पर झूमते हुए देखे गए हैं, झूमते हुए देखे गए हैं। और उनको झूमते हुए देखकर अगल बगल में मौजूद भाजपा नेता भी जरा सा झूम लूं मैं इस हालात में दिखाई दे रहे थे। कितने झूमे वो नहीं पता, लेकिन जो सीलिंग नीतीश कुमार ने लगाई उसके बाद झूमने का मौका टेम्पररी तौर पर, अस्थायी तौर पर कम से कम आज के लिए तो बंद ही हो गया। आगे आगे देखते जाइए, झूमने और झुमाने के खेल में जेडीयू और भाजपा के बीच की सियासत और सियासी कसरत राजद को फायदा पहुंचाए न पहुंचाए, कांग्रेस को फायदा पहुंचाए न पहुंचाए, लेकिन इनकी चुनावी संभावनाओं में सबसे ज्यादा ग्रहण भारतीय जनता पार्टी पर लगाती दिख रही है। अब आगे आगे देखिए होता क्या है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।